नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज का विषय ये है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसे आंदोलन नंबर 2 कहा जा रहा है, इसके पहले एक बार हुआ था, फिर वापस हुआ था, चूँकि सरकार ने उनकी बहुत सारी माँगें मान ली थी। एक कानून के बारे में वो आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ कुछ और माँगें भी थीं, जो सहायक माँगें थीं, उसमें एमएसपी पर माँग प्रमुख थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों के उपज पर। वो मांग पूरी नहीं हुई। सरकार ने बीच में बहुत सारी मीटिंगें की आपस में, एक कमेटी बना के सरकारी अफसरों की, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई थी। उसी मांग को मांगने के लिए किसानों के जो संगठन थे बहुत सारे, उसमें से एक हिस्सा पंजाब से निकला इस मांग को लेकर कि वो फिर से दिल्ली के बॉर्डर पे जाके धरना देगा जैसे पिछली बार हुआ था, और ट्रैक्टरों से ये मार्च शुरू हुआ। पंजाब के 2 प्रमुख जिलों अमृतसर और तरनतारन से ये शुरू हुआ। इसके बारे में शुरुआत में ये संदेह था कि इसको किसानों के बहुमत हिस्से का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन जो सवाल था उस सवाल से सबकी सहमति थी। वे लोग जो इस आंदोलन में शामिल थे, किसान संगठन, और वे भी जो उसमें नहीं शामिल थे, सब इससे सहमत थे कि एमएसपी की मांग पर सरकार ने अब तक जो कुछ किया है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त क्या है, कुछ नहीं किया है, उनका कहना ये था। और इसलिए ये सही समय है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। इस समय अगर हम सरकार पर दबाव डालेंगे तो सरकार को झुकना पड़ सकता है और उनकी मांग मानी जा सकती है। इस अंदेशे के साथ वो लोग निकले, लेकिन जैसा हर बार होता है वैसा ही इस बार होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि पंजाब में जो राज्य सरकार है उसने तो उनका विरोध नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन जैसे ही वो अंबाला पहुंचे हरियाणा के बॉर्डर पर, तो वहां उन्होंने पाया, और हम सब ने वीडियोज और सब देखे ही हैं, कि हरियाणा सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जिस पुल से उनको पार करके हरियाणा में दाखिल होना था, उस पर बहुत तरह के बैरिकेटिंग की। बड़े बड़े कील बिछाए गए, बड़े मोटे मोटे, बहुत सारी और दूसरी तरह के ऑब्स्टेकल किए गए। नदी में पानी डाला गया, खोद दिए गए कि ट्रैक्टर उससे न आ पाए, और बहुत बड़ी फोर्स, एक बहुत बड़ी मात्रा में वहां लगा दी गई। नतीजा ये हुआ कि वहां पर एकदम युद्ध स्थल बना हुआ है। अब तक हजारों कंटेनर आंसू गैस के छोड़े जा चुके हैं, रबर की गोलियां चलने की खबर भी है, और पैलेट गन के इस्तेमाल तक की खबर है। कुछ खबरें तो ये भी हैं कि कुछ फायर आग्नेयास्त्रों से भी किए गए हैं। लेकिन अब तक 80 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं और करीब 3 दर्जन पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए हैं। ऐसी सूचना एजेंसियों के सूचनाओं से आ रही है। आखिर ये मुद्दा क्या है, और इस मुद्दे में ऐसा क्या है कि सरकारें इस मुद्दे को लेने में असफल है? ये एक स्वामीनाथन आयोग हमारे देश में बना था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। वो 2004 नवंबर में यूपीए 1 में वो कमेटी फॉर्म हुई थी। अब ये जानना जरूरी है कि एमएस स्वामीनाथन कौन है, जिनको इस बार भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनके किए गए एक फैसले को छूने से हर सरकार क्यों डरती है? एमएस स्वामीनाथन इस देश के एक बहुत बड़े एग्री मनीषी, मैं उनको कहूंगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने इस देश को और इस सब कॉन्टिनेंट को, जो बहुत बार अकाल का शिकार हुआ है अतीत में, अकाल जब हजारों लाखों लोग अन्न न मिलने से, खाने की चीजों की अभाव में मर जाते थे, ऐसा इस देश में, और हमारा जो भी ये भूभाग है जिसमें अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हिस्से बन गए हैं, फैला तो अफगानिस्तान तक एक ज़माने में था, अंग्रेज़ों के ज़माने में, और इधर रंगून तक था। तो इस देश में बहुत बार अकाल पड़ता था, और ऐसे हमारे इतिहास में अनेक दुर्भिक्ष हैं जिनमें लाखों जानें गई। इससे उबारने के लिए हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई, और उसके नायक रहे हैं एमएस स्वामीनाथन। 2023 में वे नहीं रहे, सितंबर में, और अभी सरकार ने जब एक 4-5 लोगों को भारत रत्न दिया, तो उसमें से एक नाम एमएस स्वामीनाथन साहब का है। एमएस स्वामीनाथन साहब को इस देश में और दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, बहुत सारी ऐसी खोजों के लिए जाना जाता है एग्री जेनेटिक्स में, जो उससे पहले दुनिया को मयसर नहीं थी।
चावल के बारे में नई नई किस्में खोजने का उनको श्रेय है और बहुत तरह के पुरस्कारों से वो नवाजे गए हैं। अब जब किसानों ने ये आंदोलन किया, उनकी ही एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि किसानों का जो उत्पादन लागत है उससे 50% उनको ज्यादा मिलना चाहिए। उत्पादन लागत कैसे तय हो, ये भी उस कमेटी की रिपोर्ट में है और उनका कहना है कि इसकी गारंटी सरकार को देनी चाहिए कानून बना के। इसी का ये सवाल है जो लगभग उनके गुजरने के उनके समय में ही बड़ा सवाल हो गया था और हमेशा हर राजनीतिक पार्टी से दरकार रहती थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एमएसपी के बारे में वही ख्याल था जो आज किसानों की मांग है। आप सुनिए जरा, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो एमएसपी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आ रही है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा और उसके लिए हमने कहा है। लेकिन सत्ता में आने के बाद हम पाते हैं कि मोदी जी ने इस बात को पूरी तरह से भुला दिया। हालांकि उन्होंने दावा तो यह किया था कि 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना कर देंगे, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं पाया और किसानों की यह शिकायत है कि दुगना तो छोड़िए, जो आय हमारी 2014 से पहले थी, उस समय का जो महंगाई सूचकांक था उसकी तुलना में आज जो आय है वो उससे नीचे चली गई। बहुत सारे विद्वान इस बात को प्रतिस्थापित करते हैं कि सच्चाई यह है कि इस देश की जहां 60 से 65% आबादी नत्थी है, जिस अर्थव्यवस्था से, जो कि कृषि की अर्थव्यवस्था है और खेती किसानी और उससे जुड़े कारोबार में लगी रहती है, जो हमारे देश के गांवों में रहती है, उस अर्थव्यवस्था की हालत बहुत दारुण है। ये हमारे सरकार द्वारा स्वीकृत तथ्य हैं और दुनिया में जो भी एजेंसीज इस तरह की स्टडीज करती हैं, सोशल स्टडीज, ये उनके द्वारा स्वीकृत आंकड़े। तो आखिर सरकारें इसको क्यों नहीं मानती, इस पर अभी बात करते हैं। लेकिन इसके पहले आज जो कुछ आंदोलन हो रहा है उस पे सरकार का इस आंदोलन पर पहले भी क्या रवैया था और अब क्या रवैया है। जो सरकार समर्थक एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र हमारे देश में पिछले वर्षों में पैदा हुआ है, उसका क्या रवैया है, इस पर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो देश के दो बड़े पत्रकारों के आपको ट्वीट दिखाते हैं कि वो किसानों के बारे में किस तरह से सोचते हैं। पल्लवी घोष एक पत्रकार है जो न्यूज़ 18 जो है टीवी चैनल अंबानी साहब का कहा जाता है, उसमें काम करती हैं और प्रेस क्लब का चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव होता है पत्रकारों के बीच, उसमें रनर अप रही थी। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया और वो ट्वीट दरअसल रीट्वीट था और रीट्वीट एक सज्जन का था, हिमांशु जैन। हिमांशु जैन को आप कह सकते हैं जैसे ट्रोल के बारे में जो कहा जाता है कि पीछा करना किसी का, लोगों को इंटिमिडेट करना, एक तरह की बात करना और जिसके आप पक्ष में हो उसकी ओर से दूसरे को तहस नहस करने तक जाना, झूठ सच किसी का ध्यान न देना। ऐसे सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट्स हैं
आजकल सभी दलों के पास हो गए हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी संख्या इस समय जो राइट विंग की सरकार है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास है। आप उन्हें ट्रोल कह सकते हैं। उनका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो नमो नमो और मोदी मोदी करते हुए नजर आते हैं। उनके सारे ट्वीट विपक्ष के दलों की आलोचना में किसी तरह की संयम को बर्दाश्त न करने वाले। तो उनका एक ट्वीट था जिसमें वो आरोप लगा रहे थे कि जो किसान आए हैं इन्होंने अपने एक ट्रैक्टर को, उन्होंने एक वीडियो लगाया, उस ट्रैक्टर को वेपनाइज किया है, उसको हथियार में बदला है, ऐसा उन्होंने एक वीडियो लगाया। दरअसल जो हमारे यहाँ इस तरह की फेक सूचनाओं की जांच करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन्होंने जांच करके पाया कि ये वीडियो दरअसल बहुत पुराना है और तुर्की का है और ये इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ था। ये भारत का ट्रैक्टर है ही नहीं, ये एक दूसरे किसी काम का वहां प्रयोग होता है। बल्कि उन्होंने वो रील भी ढूंढ निकाली जो इंस्टाग्राम पर है। हम अभी आपको स्क्रीन पर ओरिजिनल टर्किश रील दिखा देते हैं जहां से ये वीडियो लिया गया, लेकिन उसको भारत का बता के और उसे पंजाब के किसानों के ऊपर बढ़ के इस वीडियो को वायरल किया गया। और इसको पल्लवी घोष जी ने रिट्वीट किया है, ये कहते हुए कि किसानों के बारे में अगर मैं इसको रिट्वीट कर रही हूं तो मुझे लोग आरोप लगाएंगे कि मैं किसानों की आलोचक हूं। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया जो उन्हें दूसरे लोगों ने बताया रिसर्च करके कि ये एक दरअसल भारतीय किसानों का ट्रैक्टर है ही नहीं। ये एक फेक न्यूज़ थी जिसे एक ट्रोल के अकाउंट से उन्होंने उठाया। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये इस तरह का ये जो वीडियो है, ये वीडियो करोड़ों दर्शकों तक गया और ये कितना व्हाट्सएप पर फैला होगा उसकी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। क्योंकि व्हाट्सएप इंडस्ट्री पर में कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर अगर बीजेपी चाहे और राइट विंग के लोग चाहें तो वो एक समय में 55 से 60 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो इतनी बड़ी मारक क्षमता में अगर कोई फेक वीडियो होता है और चला जाता है, तो अगर कोई फैक्ट चेक एजेंसी ये पता भी कर लेती है कि ये जो वीडियो है ये जाली है, तो उसको वो उतने लोगों तक नहीं पहुंचा सकती सही बताने के लिए कि ये जाली है, ये जालसाजी है। वो उसके 1% लोगों तक भी नहीं पहुंचती। जैसे ये सूचना ही बहुत कम लोगों को होगी कि एक जालसाज वीडियो था। और ये अकेला नहीं है, एक दूसरा वीडियो है जिसमें एक मर्सिडीज जीप दिखाई जा रही है कि एक मर्सिडीज जीप है जिसपे किसान बैठे हुए हैं जो आंदोलनकारी हैं। और ये दिखाया जा रहा है कि ये 4 करोड़ 3 करोड़ के वाहन लेके ये आंदोलन कर रहे हैं। तो इनको ये कौन से गरीब हैं और इनको किस चीज की जरूरत है, ये दिखाने की उसमें कोशिश है। सच्चाई ये है कि ये एक पुरानी फोटो थी, ये पिछले आंदोलन में भी इस्तेमाल हुई थी। इसके डिटेल्स आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे। और इसको अर्ट न्यूज़ ने और उसके जो एक संस्थापक सदस्य हैं जुबैर, उन्होंने इसको खोज निकाला, उनकी टीम ने, कि एक पुराना ये भी फोटो है। और दरअसल ये मर्सिडीज है ही नहीं, ये दरअसल भारत की एक करीब 9-10 लाख रुपए में आने वाली एक जीप का, वो पुरानी भी हो सकती है जो 2-3 लाख में भी आ जाती है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। यानी उसको सजा संवार के उस पर मर्सिडीज का ठप्पा लगा दिया गया है, वो मर्सिडीज नहीं है। तो देखिए ये दो झूठ। लेकिन ये तो इतना वायरल हुआ ये फोटो कि ये किसान जो है, वैसे भी ये कहा जाता है, ऐसे बहुत से टिप्पणीकार हैं और ऐसे बहुत से व्याख्याकार हैं, किसानों के आंदोलन के आलोचक हैं, जो बार बार इसे बड़े किसानों का आंदोलन कह देते हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि भारत देश में लगभग 95% किसान बड़े किसान की सरकारी श्रेणी में आते ही नहीं है। बड़े किसान का मतलब है ऐसी जोत जिसकी सीमा 10 एकड़ से ज्यादा हो। आपके यहां याद करिए, ऐसे आसपास किस किसान के पास 10 एकड़ से ज्यादा की जोत है? आपको अचरज होगा। इस समय भारत में उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, मुझे तो नहीं नजर आती है। रेयर किसी के पास, एक जिले में 1-2 लोगों के पास हो सकता है। तो बहुत छोटी निम्न संख्या है जिसको आप कथित तौर पर बड़े किसान आज भारत में कह सकते हैं। ज्यादातर किसान छोटी जोत के किसान हैं और इससे छोटी इकाइयों के वो मालिक हैं। तो ये एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन
इस तरह के प्रचार से ऐसी धारणा बना देने में प्रचार तंत्र सफल रहता है कि ये कुछ बड़े किसानों का आंदोलन है और इससे आम किसानों का कोई लेना देना नहीं। सच्चाई ये भी है कि ऐसे आंदोलन सिर्फ पंजाब से निकले और पंजाब तक सीमित हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय नोएडा में किसान अपने मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम किसान इस समय नोएडा के भी बॉर्डर पर हैं, वहां सुरक्षा की कोशिश हो रही है। बैंक कर्जों की अदायगी न कर पाने में असफल होने पर राजस्थान के किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आप, राजस्थान के किसान भी वहां बैंक के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, सारी दुनिया में इस समय किसानों में, किसानी में संकट है। और सारे यूरोप में, हम लोगों ने इस पर पहले भी एक कार्यक्रम किया था, आपको बताया था। इस समय आप देखिए, ये शायद फ्रांस का दृश्य है कि वहां के किसान बैंक के खिलाफ, बैंक के सामने ले जाके गार्बेज पटक रहे हैं और वहां काफी आंदोलन चल रहे हैं पूरे यूरोप में। लेकिन वहां कहीं गोली नहीं चल रही, वहां कहीं इस तरह से युद्ध स्थल नहीं बना हुआ, वहां कहीं इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं हुई। वहां तो किसानों की संख्या 1.5% भी नहीं है। यहां तो आज भी अर्थव्यवस्था में हिस्सा 16% के आसपास है, वहां तो 1.5% भी नहीं है, बहुत कम संख्या है। और उसमें से वो लोग ट्रैक्टरों वगैरह से आए और उन्होंने गार्बेज वगैरह डाल दिया, किसी ने गोली नहीं चलाई। लोकतांत्रिक देशों में इन सब चीजों पर बात की जाती है। आप देखिए, जिनको भारत रत्न दिया गया है, MS स्वामीनाथन साहब, उनकी बेटी क्या कह रही है। इस सवाल पर पूछे जाने पर उनकी बेटी ने क्या कहा, ये यहाँ के राजनयिकों के लिए एक शिक्षा है, इनको इनसे सीखना चाहिए। देखिए वो क्या कह रही। Would like to just say one word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. और वो कह रही हैं कि आप किसानों के लिए इस तरह से पेश मत आइए कि उनके रास्ते में कील कांटे गाड़ रहे हों, उन पर गोलियां चला रहे हों, उन पर रबर बुलेट चला रहे हों, उनको घायल कर रहे हों। आज तो ये खबर भी आई है कि एक किसान की मृत्यु हो गई है। उसमें घायलों की संख्या तो दर्जनों में है, लेकिन एक किसान की मृत्यु की भी खबर आई है, जिसको आंसू गैस का गोला लगा था और उसका दम घुटने और शायद उसके बाद हार्ट अटैक से शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें करीब 700 किसानों के मारे जाने की खबर थी। अब इस सब को रोकने के लिए झूठी खबरों के प्रलाप से जो कुछ सरकार के पक्ष में लोग करना चाहते हैं, और उसमें बहुत सारे जो मीडिया के लोग शरीक हैं, मीडिया की खबरें आप देखिए, जो नोएडा मीडिया है और जो हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया है, वो किस तरह से किसानों को पेश करता है। वो सबसे पहले कोशिश करता है कि इस बारे में आम जनता और किसानों के बीच वो मतभेद पैदा कर सके, उनमें लड़ाई पैदा कर सके। जैसे वो ट्रैफिक की समस्या को किसानों के ऊपर लाद के लड़ाई करता है, ऐसा ही आज एक इस तरह का झगड़ा, जो भारत बंद की भी एक कॉल दी गई थी जिसमें सारे संगठन शामिल थे, ग्रामीण भारत के बंद की, और उससे निश्चित तौर पर ट्रैफिक की समस्याएं हुई। उससे क्या विद्रूप पैदा होता है वो इस वीडियो में देखिए। ये एक युवा लड़की है जो अपने शायद परिवार की किसी और स्त्री के साथ कार चलाती हुई जा रही थी और रास्ते में आंदोलन चल रहा था, उसे कुछ समस्या हुई। उस समस्या का निदान करने के लिए उसने किस तरह से झगड़ा किया और एक झूठा शिकायत भी करने को तैयार हो गई। गाली के निकालते आप
गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं कोई गल नहीं, हटा रहे हैं ना, मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं, हम नहीं रोक सकते आप। तो समाज में इस तरह से बंटवारा हो जाए, एक दूसरे से तनाव हो जाए, राजनीति ये सब चाहती है। राजनीति इस भावना का भी इस्तेमाल करती है जो पंजाब में एक लंबे समय तक जिसका दुष्प्रभाव था और जिसकी वजह से एक आतंकवादी आंदोलन वहां चला। क्योंकि आप जानते हैं पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये सेंसिटिविटी है उसकी, एक धार्मिक समूह के अधिकतर लोगों की वहां बहुतायत है और उनके बीच एजेंसियां जो दुश्मन देश की हैं अपना काम करती रहती हैं और वे हम बाहर भी उनके बहुत हाथ पैर हैं। बहुत सारे वहां के लोग विदेशों में कमाने के लिए गए हुए हैं, बहुत सारे लोग विदेशों में बस गए हैं, उन सब के बीच वो एजेंसियां काम करती रहती हैं। हमें पंजाब के सवाल को बहुत ही सेंसिटिविटी से लेना होगा। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहते हुए इस आतंकवाद की भेंट चढ़ चुकी है और असंख्य लोगों की इस आतंकवाद ने एक समय में जान ली है और तमाम लोगों को अपंग किया है। हम इस सवाल पर पाते हैं कि सोशल मीडिया वगैरह में नफरत का उसी तरह का ज्वार मिलता है, उनको खालिस्तानी और दूसरे नामों से संबोधित किया जाता है और किसानों की जो ओरिजिनल समस्या वो दरकिनार हो जाती है। ऐसे वहां कुछ तत्व मिल सकते हैं जिनका वीडियो बना के आप वायरल करके सारे किसानों को उससे पेंट कर दें, लेकिन ये बहुत खराब बात है। आप अपने देश को तोड़ने के रास्ते पे बढ़ रहे हैं ऐसा करते हुए, लेकिन ऐसा करते हुए बहुत लोग मिलते हैं और वही लोग हैं जो इस तरह के जाली वीडियोस को आगे बढ़ा के और हमारे आपके बीच इन किसानों की एक गलत तस्वीर मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी पेश कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना है जिसमें एक वीडियो है जिसमें एक किसान के ट्रैक्टर से किसी के कुचले जाने को इस आज के इस आंदोलन में किसानों द्वारा एक पुलिस वाले को कुचले जाने की घटना बता के प्रचारित कर रहा है। ये भी वीडियो करोड़ों में गया है। इस वीडियो को आप जरा देखिए। जब फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज ने और जो लोग सच जानने की कोशिश करते हैं जैसे अल्ट न्यूज, उन्होंने इसकी जांच की तो पाया ये एक पुराना वीडियो है, इसका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, इसे जबरन झूठ के साथ फैलाया जा रहा है। और एक और वीडियो देखिए, ये बहुत पॉपुलर है इसलिए कि इसमें थोड़ा सा ऐसा तत्व भी है जो पॉपुलर करने के लिए ज्यादा कामयाब करता है। इसमें एक गाड़ी में से कुछ लोग शराब बांट रहे हैं और कुछ लोग शराब ले रहे हैं। इसको इस किसान आंदोलन से जोड़ दिया गया। भाजी होली ले लो, होली 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 नहीं बोतलें यार उत्ते दे नहीं है भाजी सारे पानी नहीं उधर लंगर लेट शुरू होंदा। हाँ जी हाँ जी कितने बजे? 6 बजे। भाजी यार पा दे इधर भी भाजी इधर यार अभी नहीं निकल दवाई दे दो जने भाजी बड़ा दे निकल पा दो भाई सारे पता नहीं के पापा। जबकि ये बात पाया गया कि ये पिछले किसान आंदोलन में भी चलाया गया था और तब भी ये बताया गया था कि ये गलत है। पहले कोविड के समय में, कोरोना के समय में कहीं किसी जगह पर किसी ग्रुप द्वारा किसी ग्रुप को ये देते समय का वीडियो है जिसको इस समय के किसानों पर चेप दिया गया है और इसको भी लाखों करोड़ों लोगों में वायरल किया जा रहा है। अब ये जो राजनीति के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह से हास्य का पात्र बनाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती रही है और जिसमें लाखों लोगों को पैसा देकर और अदरवाइज जोड़ा गया है, वही एजेंसी इस तरह से
हमारे समाज में सामुदायिक घृणा फैलाने के लिए इस तरह के आंदोलन वगैरह को निशाना बनाती है। और इस तरह की चीजों पर इस तरह के वीडियो के जरिए झूठ पेश किया जाता है। एक और वीडियो है, वो भी देखिए, जिसमें एक वृद्ध महिला है जो किसी पंजाब के कहीं किसी जगह पे कुछ प्रदर्शनकारी बैठे, उनको कुछ भला बुरा कह रही हैं, उनका कोई इशू होगा लोकल, इसका भी इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। और ये भी बहुत पुराना वीडियो है। सरकार की इसको भी वायरल कर दिया गया इसी समय कि देखिए पब्लिक जो है बड़ी नाराज है और ये ऐसा वैसा कह रही है। अब एमएसपी की जो बात है, इस पर इसके पहले हमारा एक इंटरव्यू सत्यहिंदी पर सोमपाल जी से मौजूद है, उसको आप ध्यान से देख लें। सत्यपाल जी इस पर क्या कहते हैं। आखिर डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्होंने इस देश में हरित क्रांति की, जो दुनिया में सबसे बेहतर एग्री साइंटिस्ट के तौर पे सराहे गए, जिनकी रिपोर्ट को आपने सर आंखों लिया, कम से कम उनकी बात को इस तरह से हवा में मत उड़ाइए कि उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने ये जब फैसला किया, उन्होंने जब एक कमेटी की रिपोर्ट बना के दी, वो हमारे ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले लोगों जितना भी नहीं जानते थे। वो हमारे नोएडा सेंटर्स में जो मीडिया के कलाकार लोग बैठे हुए हैं, जो तमाम तरह का सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं जिसमें तथ्य नहीं होता, और जिनकी वजह से भारत की पत्रकारिता में रैंकिंग उस पे पाताल में चली गई है, और जिनकी वजह से सारी दुनिया में भारतीय पत्रकारिता बदनामी के उस अंत पर है जिससे वापसी की अब कोई संभावना नहीं नजर आती। वो बेशरम लोग इस तरह के बड़े साइंटिस्ट के किए गए इतने बड़े काम को ऐसे आसानी से खारिज कर देते हैं। वो उन अर्थ के सवालों को वो नहीं समझ सकते थे जिन लोगों ने एमएसपी का कानून बनाने की अपनी कमेटी में रिपोर्ट दी, और जिनको आपने भारत रत्न दिया, और जिनकी वकालत खुद हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब करते रहे हैं। आज क्यों बदलाव आ गया? हम आप जानते हैं कि सिर्फ एक फैसले से लगभग 1.5 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हमारे देश के इजारेदारों को, जो बड़े सेठ हैं, जो कारपोरेट्स हैं, उनको फायदा हुआ है। यानी 5 वर्षों में करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा उनको हो चुका है। एक खास जो इनकम टैक्स होता है उसमें जो रिडक्शन है उससे ही सिर्फ। और आप जानते हैं कि करीब 15 लाख करोड़ उनके ऐसे ऋण माफ किए गए हैं जिनको माना गया कि अब इनकी वसूली नहीं हो सकती। यानी करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए का आपके समाज के एक बहुत छोटे से हिस्से को, गिने चुने उंगलियों पे गिने जाने लायक लोगों को फायदा पहुंचाया गया। वो भी एक फैसला था। वो फैसला किसने किया? सरकार ने किया। तो वो सरकार इस देश की 60-65% आबादी को अपनी अर्थव्यवस्था में नाते रखने वाले वर्ग के बारे में एक सुझाव को, एक कमेटी के सुझाव को, जो बहुत विशेषज्ञ कमेटी थी, उसको पालन करने के रास्ते पे बढ़ भी नहीं सकती आगे, और उसके लिए झूठ बोला करेगी, और उसके लिए अगर कोई मांग करने आएगा तो उसको दिल्ली आने नहीं देगी, रास्ते में उसके कांटे बिछाएगी, गोलियां चलाएगी। इसको आप क्या कहेंगे? और इसको उनको बदनाम करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करेगी। इसको आप क्या कहेंगे? तो आज का वीडियो यही सवाल आप पे छोड़े जाता है कि जो बात जैसे आपके सामने आए उस पर वैसे ही यकीन मत कर लीजिए। उसकी उतनी ही जांच परख करने की कोशिश कीजिए जितनी छोटी मोटी कोशिश मैंने इस वीडियो में की है, क्योंकि समाज के बहुत सारे हिस्से उत्पीड़ित हैं। उत्पीड़ित हिस्सों की तादाद प्रबल बहुमत में है, जबकि जिनको इस राजनीतिक युग से जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है, जिनको इससे लाभ हुआ है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, और वो रोज और थोड़ी होती जा रही है। ज्यादातर लोग परेशान हैं, और परेशान लोगों के बीच आपसी विभेद करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करती हुई व्यवस्था हमारे आपके सामने है। आइए
मिलजुल कर इस झूठ का पर्दाफाश करें और देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।